हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल में। तो आज हमारा क्लास 10th का अगला जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। तो हम आज रिवीजन करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो देखो, सभी जीवों को जीवित यानी कि जीवन बनाए रखने के लिए और अनुरक्षण का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब होता है एक तरीके से मेंटेनेंस, है ना। तो अनुरक्षण का जो कार्य करते हैं वही क्या होते हैं, जैव प्रक्रम। यहाँ पर हम ऐसे भी बोलते हैं कि जितने भी प्रक्रम हो वो सम्मिलित रूप से अगर कार्य करे तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। तो देखिए, जैव प्रक्रम की डेफिनेशन क्या है, वह प्रक्रम जिसमें जीवों के जीवन बनाए रखने एवं अनुरक्षण का कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब एक तरीके से मेंटेनेंस। अब देखो, पोषण। तो यहाँ पर देखो, पोषण क्या है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, अच्छे पोषण की। तो ना उसको ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और ये जो पोषण है वो हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। पोषण किससे प्राप्त होता है, पोषक तत्वों से। तो पोषक तत्व कौन कौन से है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये हमारे क्या है, पोषक तत्व। अब जो पोषण होता है, पोषण दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी या विषम पोषी। देखो, स्वपोषी क्या होता है, जिसमें जो भी है वो अपना खाना या भोजन क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। और विषम पोषी क्या होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आपके सभी जीव और कवक, ये सारे क्या होते हैं, आपके परपोषी होते हैं। स्वपोषी में कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे, जो कि कौन से अभिक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, जो अगला टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो देखो, जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसमें होती है, पादपों के अंदर है, यानी कि हरे पेड़ पौधे के। इसमें क्या होता है, यह जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि देखो, यह सूर्य के प्रकाश में और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों मिलकर कहा, क्लोरोफिल में। याद रखना, भोजन कहाँ बनेगा, क्लोरोफिल के अंदर बनेगा। क्लोरोफिल में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जैसे कि पादप, या अपन बोल सकते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। दूसरा, अब देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे हम मान लो आप कुछ भी पिज्जा बर्गर बनाते हो तो आपको आवश्यक कच्ची सामग्री चाहिए होती है। वैसे ही इनको कच्ची सामग्री चाहिए होती है, तो वो कौन सी है, जैसे सबसे पहले बात करें हम तो जल। तो जल देखो, पौधे किससे प्राप्त करते हैं, जड़ों से। जड़ें है ना, वो भूमि से जल को प्राप्त कर लेती है, यानी कि पादप की जड़ें भूमि से जल को प्राप्त कर लेती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करती है, वायुमंडल से। वायुमंडल से रंध्रों द्वारा इसको प्राप्त कर लेती है। फिर देखो, सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। फिर क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फिर देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। तो क्या क्या घटनाएं होती है कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो कुछ घटनाएं होती है। तो कौन कौन सी घटनाएं, देखो, सबसे पहले जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। फिर जो प्रकाश की ऊर्जा है वो किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। फिर जो जल के अणु है, जल के अणु जैसे H2O है, क्या है, H2O। तो जल के अणुओं का किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें अपचयन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। तो जो अब हम पढ़ रहे हैं वो अगला टॉपिक है, रंध्र। देखो, रंध्र क्या होता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, रंध्र। तो देखो, रंध्र क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें क्या बोला जाता है, रंध्र कहा जाता है। अब देखो, रंध्र के कार्य क्या है। देखो, रंध्र के कार्य, एक तो आपके गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को करना, ये क्या होता है, रंध्रों के कार्य। अब देखो, ये जो छिद्र खुलते हैं या बंद होते हैं, ये सभी कार्य होता है द्वार कोशिकाओं के द्वारा। छिद्रों का खुलना या बंद होना किसके कारण होता है, द्वार कोशिकाओं के कारण होता है। देखो, अगर द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है, मान लो जल भर गया तो छिद्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं।
और अगर द्वार कोशिकाएं क्या हो जाए, सिकुड़ जाती है, तो छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर देखो अगला टॉपिक है हमारा विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में 3 प्रकार से देखो, पहले आता है प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा है परजीवी पोषण। तो देखो प्राणी संपोषण क्या होता है, भोजन के बाद अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया करना, यही क्या होता है प्राणी संपोषण। जैसे कि अमीबा और मनुष्य ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर क्या करते हैं, पाचन की प्रक्रिया को करते हैं। मृत जीवी क्या होते हैं, जो अपना भोजन सड़े गले या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण, जैसे कि कवक और जीवाणु। और परजीवी क्या होते हैं, जो भी जीव है उसके शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपने पोषण को पोषित करते हैं। लेकिन इन जीवों का उद्देश्य जो होता है वो किसी भी जीव को मारना नहीं होता, जैसे जू वगैरह है, तो ये हमारे शरीर से पोषण लेती है, लेकिन उनका उद्देश्य मारना नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, पोषण प्राप्त करना होता है। जैसे कि जू है, अमरबेल है, जोंक है इत्यादि। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो आगे हमारा चुके अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, और प्रोटोजोआ संघ का क्या होता है, सदस्य होता है, और इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और कहाँ पाया जाता है, तालाब एवं झीलों में यह पाया जाता है। फिर देखो अमीबा में होता क्या है, पोषण। देखो अमीबा में सबसे पहले क्या करता है, अमीबा भोजन को देखता है, तो भोजन को अपने पादाप की सहायता से वो भोजन को क्या करता है, अमीबा घेर लेता है, पादाप या कूटपाद की सहायता से भोजन को घेर लेता है। फिर क्या होता है कि ये भोजन जो होता है खाद्य रिक्तिका में जाता है, जहां पर क्या होता है, जटिल पदार्थ होते हैं ना, वो किसमें विघटित हो जाते हैं, सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। कहाँ, खाद्य रिक्तिका में। अब क्या हुआ, खाद्य रिक्तिका के बाद जो बचा हुआ अपच है वो कोशिकाओं की सतह की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होगा, जो ये बचा हुआ पदार्थ है उसको शरीर से बाहर, अपच को बाहर क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये अमीबा में इस तरीके से होता है। इधर आपको ये डायग्राम इसका दे रखा है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा देखो अगला जो है वो क्या है, मनुष्य में पोषण। तो देखो मनुष्य में पोषण कैसे होता है, सबसे पहले देखो क्या होता है, अंतर्ग्रहण। क्या होता है, अंतर्ग्रहण। फिर होता है पाचन, पाचन के बाद उसका क्या होता है, भोजन का अवशोषण। फिर होता है स्वांगीकरण, फिर होता है बहिक्षेपण। तो देखो अंतर्ग्रहण में मतलब क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। फिर अवशोषण किसके द्वारा, छोटी आंत। फिर स्वांगीकरण का मतलब होता है पाचक एंजाइम का मिलना, पाचक एंजाइम का मिलना। अब देखो मेनली पाचन तंत्र में होता क्या है कि हमारे जो भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं उनको एंजाइम की सहायता से किसमें बदल दिया जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है पाचन तंत्र के अंदर। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो जो बात करते हैं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में मेन जो होता है, देखो सबसे पहले आहार नाल, और क्या होती है, पाचन ग्रंथि। आहार नाल जो होती है हमारी, वो मुख से लेके गुदा तक होती है। कहां से होती है, मुख से लेके गुदा तक होती है। तो आहार नाल में सबसे पहला क्या आता है, मुख। क्या आता है, मुख। मुख के बाद आता है ग्रास नली या ग्रसनी, फिर आता है आमाशय, फिर आता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, फिर गुदा द्वार। तो देखो होता क्या, मुख से भोजन किसमें, यहाँ से भोजन कहाँ है, आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत, फिर कहाँ, बड़ी आंत, फिर गुदा द्वारा उसको बाहर, अपशिष्ट को बाहर कर दिया जाता है। तो ये है आहार नाल हमारी। अब देखिए फिर पाचन ग्रंथि में आती है लार ग्रंथि, फिर आती है यकृत ग्रंथि, फिर आती है अग्न्याशय ग्रंथि। ये सारी क्या है, ग्रंथियां होती है। तो जो याद रखना, आहार नाल जो होता है वो मुख से गुदा तक, तो उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले आएगा मुख, फिर आएगा ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं अपने, जैसे पहले मुंह की बात करते हैं, तो मुंह के अंदर देखो दांत होते हैं। दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने के काम आते हैं। फिर जीभ जो स्वाद का अनुभव करवाती है, और मुंह के अंदर ही क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। मुंह के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या होता है, लार रस या लाला रस होता है। लार रस भी बोल सकते हो या लाला रस भी इसको बोला जाता है। ये किसमें होता है, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि कहाँ होती है, मुंह के अंदर। अब देखो मुंह से भोजन कहाँ जाएगा, ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या करती है, उस भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। तो यहां से आप देखो ग्रास नली क्या करती है, मुख से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा पहुंचता है, ग्रास नली के द्वारा पहुंचाया जाता है। और देखो ग्रास नली में भी भोजन की क्या होती है, क्रमाकुंचन गति होती है। कहां पर, ग्रास नली के अंदर। और भोजन को अमाशय तक ग्रास नली के द्वारा पहुंचाया जाता है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रास नली के द्वारा। अब देखो यहां से अब भोजन कहाँ गया, अमाशय के अंदर।
तो देखो अमाशय में होती है हमारे एक जठर ग्रंथि, क्या होती है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में होता है जठर रस। अमाशय में जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि में जठर रस। और देखिए जठर रस में क्या होता है, एक तो होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। फिर देखिए और क्या होता है, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो क्या करता है, अम्लीय भोजन को अम्लीय माध्यम तैयार करता है। फिर देखिए होती है श्लेष्मा। तीसरा क्या होता है इसमें, श्लेष्मा। तो श्लेष्मा क्या, या म्यूकस, श्लेष्मा जो है वो क्या करती है, आपके जो अमाशय की दीवारों है उसको HCl अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती है। कौन करती है? श्लेष्मा करती है। किससे? HCl से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो जो भोजन है कहाँ पहुंचता है, क्षुद्रांत के अंदर, यानी कि छोटी आंत के अंदर। अब देखो क्षुद्रांत क्या होती है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। और साथ में क्या होता है, कुंडलित, बहुत ज्यादा क्या होती है, ऐसे देखो कुंडलित रखी ऐसे होती है, ये आपके एकदम कुंडलित जैसा भाग होता है। अब देखो क्षुद्रांत को दो ग्रंथियों से उसको प्राप्त होता है श्रावण। कौन कौन सी है? एक तो यकृत ग्रंथि से, दूसरा है अग्न्याशय ग्रंथि से। अब देखो यकृत ग्रंथि में क्या होता है, पित्तरस। और क्या होता है उसमें, पित्त लवण। तो पित्तरस क्या करता है, ये आपके भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। साथ में ये वसा की जो छोटी छोटी गोलियां होती है, छोटी छोटी गोलियों में क्या करता है, खंडित कर देता है। यहाँ पर पित्तरस का ये कार्य होता है। फिर देखो अग्न्याशय में क्या होता है, अग्न्याशयिक रस होता है, जिसमें क्या होता है, देखो ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन। और एमाइलेज, तो एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। वैसे एमाइलेज लार ग्रंथि में भी होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखो एक चीज और समझते हैं, जो क्षुद्रांत की भित्ति होती है, क्षुद्रांत की भित्ति में क्या होती है, ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि में क्या होता है, आंत्र रस। और आंत्र रस में क्या होता है, एंजाइम होता है। अब देखो इस ये एंजाइम के कार्य क्या होता है, एक तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। फिर ये जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। और जो वसा है उस वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। इस एंजाइम के ये कार्य होते हैं। अब देखो, अब क्षुद्रांत के बाद भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो देखो अवशोषण किसके, दीर्घ रोम पाए जाते हैं। क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें अंगुली जैसे क्या होते हैं, आपके प्रवर्ध होते हैं। कहा, क्षुद्रांत की जो आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे क्या होते हैं, प्रवर्ध। इन प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। और ये दीर्घ रोम का कार्य क्या होता है, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो ये अवशोषण का क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। और इन्हीं दीर्घ रोम से रुधिर वाहिकाएं, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है जो कि भोजन का अवशोषण करती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। अब देखो यहां से भोजन कहाँ है, बृहदांत्र। बृहदांत्र में क्या होता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है। फिर क्या होता है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ, यानी कि बेकार के पदार्थ, वर्ज्य मतलब बेकार, अपशिष्ट, उनको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब जो हमारा देखो अगला टॉपिक है वो क्या है, श्वसन। तो श्वसन मेनली क्या होता है, आप जो भोजन करते हो उस भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के फल स्वरूप क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन। तो श्वसन का मेन मतलब होता है पाचित भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। साथ में क्या बनेगी, CO2 और H2O। तो क्या होता है, देखो श्वसन, पाचित भोजन के ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन। तो श्वसन में क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। जैसे मान लो आपने भोजन किया तो वो भोजन क्या होगा, ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज किससे क्रिया करेगा, O2 से। तो हमें क्या मिलेगी, एक तो ऊर्जा, साथ में CO2 और H2O भी प्राप्त होगा। अब देखो श्वसन की क्रिया और श्वास लेने में, है ना, श्वास लेने में क्या अंतर होता है। तो देखो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्या होती है, आपकी जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो पाचित भोजन होता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। पाचित भोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। साथ में जो अगर हम बात करें श्वास लेना, तो हमें पता है कि O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर करना, यही क्या होता है, श्वास लेना होता है। O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर करना। अब देखो श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ऊर्जा का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पर श्वास में
श्वास लेने में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। अब देखो ये प्रक्रिया है जो श्वसन की, वो कहाँ कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जबकि श्वास लेने की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़ों में। कहाँ होती है? फेफड़ों में संपन्न होती है। अब देखो इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। और यह रक्त को ऑक्सीजन युक्त करता है और साथ में CO2 को मुक्त करता है। यानी कि हमारा जो रक्त है उसको क्या कर देता है? O2 युक्त, है ना, और साथ में CO2 को मुक्त कर देता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जैसे आपके स्थलीय और जलीय जीव में क्या कैसे अंतर होता है। तो देखो जलीय जीव जो होते हैं या स्थलीय जीव, पहले स्थलीय जीव की बात करते हैं। तो स्थलीय जीव क्या करते हैं? जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जलीय जीव कहाँ? जो आपके जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। फिर देखिए अब इसके क्या है? मनुष्य, जैसे कि क्या मनुष्य, इसमें क्या होती है? जलीय जीव जैसे कि मछलियां वगैरह। फिर हमारा देखो श्वसन दर जो होती है इसमें स्थलीय में वो क्या होती है? कम होती है। जलीय जीवों में क्या होती है? अधिक होती है। और इसमें O2 पर्याप्त मात्रा में होती है। जबकि जो जलीय जीव है वो जल में घुली हुई O2 का उपयोग करते हैं, लेकिन वो क्या होती है? कम होती है। और स्थलीय जीव किससे? फेफड़ों के द्वारा। फेफड़ों के द्वारा स्थलीय जीव, याद रखना। और जलीय जीव क्लोम के द्वारा। जलीय जीव क्लोम के द्वारा ग्रहण करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है इसका विभिन्न पथों पर क्या होता है? खंडन होता है, टूटता है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है? देखो जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। तो ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है वो कितने? 6 कार्बन वाला किसमें? 3 में। इसमें 3 में क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये जो ग्लूकोज है ये इसका विघटन होगा कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। किसमें हो जाएगा? पाइरूवेट में। किसमें? पाइरूवेट में। अब यहाँ पर पाइरूवेट फिर क्या होगा? देखो एक होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहीं से हमारा एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। देखो अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल और साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कब? जब ऑक्सीजन की क्या है? अनुपस्थिति। लेकिन इसमें क्या होती है? कम ऊर्जा। ऊर्जा क्या होगी? कम। ऊर्जा क्या होगी? कम निकलेगी। लेकिन अगर यही देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात करें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? क्या बनेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा अत्यधिक निकलेगी। कितनी? लगभग 38 एटीपी, 38 एटीपी निकलेगी। अब देखो वायवीय, वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और दूसरा आपका जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, लेकिन अवायवीय में ऊर्जा कम निकलती है। जैसे वायवीय कहाँ हुआ? ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो कैसा हुआ? वायवीय। कैसा हुआ? वायवीय श्वसन। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो क्या हुआ? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा क्या होती है? कम निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा कम। लेकिन वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक निकलती है। फिर देखो अगर ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन का क्या है? अभाव। तो अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा। अब देखो यहाँ पर आगे देखते हैं, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो हमने देखा कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन कहाँ होती है? यीस्ट के अंदर। और अगर अगर यही देखें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति तो ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अगर हम ऑक्सीजन का अभाव की बात करें तो ये कहाँ होती है? हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है वहां पर ये होती है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा जो अगला है वो क्या है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो देखो जो वायवीय होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो सबसे पहले जो वायवीय है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय कहाँ होगा? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता। और जो वायवीय श्वसन होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो अवायवीय होता है वो कोशिका द्रव्य में। अब देखो जो वायवीय श्वसन होता है तो CO2 और H2O निकलते हैं। क्या निकलते हैं? CO2 और H2O का वायवीय में। लेकिन अवायवीय में CO2 के साथ में अल्कोहल उत्पन्न होता है। क्या होता है? CO2 और अल्कोहल उत्पन्न होता है अवायवीय श्वसन में। फिर देखिए जो हमारा वायवीय है उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 38 एटीपी के आसपास। तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा। लेकिन अवायवीय में ऊर्जा बहुत कम उत्पन्न होती है। किसकी तुलना में? वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय में ऊर्जा बहुत ज्यादा कम उत्पन्न होती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है
मानव श्वसन तंत्र। तो देखो मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका ऊपरी श्वसन तंत्र, फिर है आपका निचला श्वसन तंत्र, फिर है आपका श्वसन मांसपेशियां। तो देखो जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है उसमें क्या है, नासिका, ग्रसनी और स्वर यंत्र मतलब कंठ, कंठ भी होता है। फिर देखो निचला श्वसन तंत्र में एक तो आपके श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े, और श्वसन मांसपेशियों में क्या होता है, डायाफ्राम और मध्यपट, डायाफ्राम और मध्यपट। तो ये श्वसन तंत्र के 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो श्वसन में मनुष्य में सबसे पहले जो वायु है वो कहां से ली जाती है, नासाद्वार। नासाद्वार से वायु क्या आएगी, अंदर। तो हमारे नासाद्वार में क्या होती है, श्लेष्मा और छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि हमारी अशुद्धियां आती है, जो हम श्वास लेते हैं तो अशुद्धि आती है, उन अशुद्धियों को रोकता है कौन, श्लेष्मा। फिर नासाद्वार से कहा आएगी ग्रसनी, कहा आएगी ग्रसनी, ग्रसनी से फिर कहा आएगी कंठ में, कंठ से फिर क्या होगी, श्वास नली, श्वास नली जो है आगे जाके 2 श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त। फिर वहां से फेफड़े, फिर फेफड़ों में भी ये श्वसनिकाएं छोटी 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 शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मनुष्य में जो वायु है वो किसके द्वारा आएगी, नासाद्वार। नासाद्वार के अंदर भी क्या होता है, श्लेष्मा होते हैं और छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कि अशुद्धियों को अंदर जाने से रोकते हैं। फिर वहां से वायु ग्रसनी, फिर ग्रसनी से होती हुई कहाँ जाएगी, स्वर यंत्र मतलब कंठ। अब देखो कंठ में क्या होता है, उपास्थि वलय होते हैं, उपास्थि वलय मतलब रिंग की तरह। जैसे मान लो ये हमारी श्वास नली है, यहाँ पर ये कंठ है, तो यहाँ पर ऐसे सी आकार की ऐसे छल्ले होते हैं, जिसे बोलते हैं उपास्थि वलय। क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय। इन उपास्थि वलय का कार्य क्या होता है, देखो ये उपास्थि वलय, ये मान लो श्वास नली है, तो इसके ऊपर सी आकार के ऐसे छल्ले लगे होंगे। ये क्या करेंगे, इस श्वास नली को निपतित नहीं होने देते। निपतित का मतलब पिचकने नहीं देते। जैसे पानी की बोतल है, उसमें से अगर सारी हवा निकाल दी जाए तो क्या होगी, वो निपतित मतलब पिचक जाएगी। तो इसीलिए उपास्थि वलय इसको पकड़े रहते हैं। तो स्वर कंठ पर क्या होते हैं, उपास्थि वलय होते हैं, जो वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देते। अब स्वर यंत्र से वायु कहाँ आई, श्वास नली। अब देखो श्वास नली है वो आगे जाके, मान लो ये श्वास नली है, तो ये आगे जाके 2 ऐसे श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ऐसे इस तरीके से देखो ये श्वास नली है, तो ये कैसे और ऐसे विभक्त हो जाएगी। इन्हें क्या बोलते हैं, श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी बोला जाता है। तो श्वास नली 2 श्वसनियों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अब श्वास नली से श्वसनी, फिर श्वसनी से कहा आई, फुफ्फुस के। अब देखो फुफ्फुस के अंदर भी क्या होती है कि यहाँ पर ये छोटी छोटी अनेक नलिकाएं होती है। इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, 2 श्वसनी, और ये क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं लंग्स को ऐसे। तो यहाँ पर देखो छोटी छोटी ऐसे शाखाएं निकलेगी, ऐसे छोटी छोटी बहुत सी शाखाएं निकलेगी श्वसनी से। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। तो फुफ्फुस में ये क्या होगी, श्वसनिका, यानी कि अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। ये क्या है, श्वास नली, ये क्या है, 2 बड़ी वाली श्वसनिकाएं, और ये जो छोटी छोटी निकल रही है ब्रांचेज, इसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। अब देखो श्वसनिकाएं से ये जो श्वास है वो कहाँ जाएगी, कूपिका में। तो कूपिका क्या होती है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ये देख रहे हो आप, ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना, जो कि आपके श्वसनिकाओं के अंत में होती है। कहाँ होती है, श्वसनिकाओं के अंत में। तो कूपिकाएं क्या हो गई, गुब्बारे जैसी संरचना जो श्वसनिकाओं के अंत में होती है। फिर कूपिकाओं से वायु कहा जाएगी रुधिर वाहिकाएं, यानी कि कूपिकाओं से बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं जुड़ी होगी, और वो पूरे श्वास को शरीर के हर भाग तक लेके जाएगी। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो ये जो श्वसन तंत्र है वो कार्य कैसे करता है। तो जब हम सबसे पहले देखो श्वास को, वायु को अंदर लेते हैं, तो उससे होता क्या, जो पसलियां हैं वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, जिससे डायाफ्राम क्या हो जाता है, हमारा चपटा हो जाता है। डायाफ्राम चपटा होने की वजह से क्या होगा, वक्ष गुहिका होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं। जैसे ही श्वास को अंदर लेते हैं तो पसलियां क्या होती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। जैसे ही पसलियां ऊपर उठेगी तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा, देखो चपटा। जब डायाफ्राम चपटा होगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारी जो वक्ष गुहिका है ना, चेस्ट कैविटी, वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी,
जिससे कि वो जो वायु है वो फुफ्फुस के अंदर भर जाती है। कहाँ? फुफ्फुस के अंदर। जैसे ही वक्ष गुहा बड़ी होगी तो वायु कहाँ भर जाएगी? फुफ्फुस के अंदर भर जाती है और फुफ्फुस के अंदर भरेगी, वैसे ही वो वायु सारी कहाँ चली जाएगी? कुप्पिकाओं में भर जाती है। कहाँ भर जाती है? कुप्पिकाओं में। और फिर क्या होता है? कुप्पिकाओं से क्या जुड़ी होती है? रुधिर वाहिकाएं। तो वो रुधिर वाहिकाएं उस O2 वाले वायु को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती है। तो यहाँ तक देखो हमने कार्य को देखा है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, देखो एक श्वसन चक्र, श्वसन चक्र क्या होता है? श्वास को लेना और छोड़ना। उस श्वसन चक्र के दौरान जो हमारा फुफ्फुस है वो कुछ विशिष्ट आयतन रखता है। वो आयतन क्यों रखता है? ताकि हम श्वास अंदर ले और छोड़े तो एक पर्याप्त समय मिल जाए, है ना, ताकि आपका श्वसन चक्र चलता रहे। देखो श्वसन चक्र का मतलब क्या होता है? वायु अंदर और बाहर। इसमें क्या होता है? फुफ्फुस एक आयतन रखता है, अपशिष्ट आयतन रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस आयतन को क्यों रखता है? मान लो जब हम O2 ले रहे हैं, है ना, और CO2 को छोड़ रहे हैं, तो हमें उसको लेने और छोड़ने में एक पर्याप्त समय मिल जाए ताकि हमारा श्वसन चक्र चलता रहे। तो यहाँ पर फुफ्फुस क्या रखता है? अपशिष्ट आयतन रखता है। क्यों रखता है? ताकि O2 के अवशोषण और CO2 के मोचन, यानी कि O2 को लेने और CO2 को बाहर निकालने के लिए हमें एक पर्याप्त समय मिल जाए। इसीलिए क्या होता है? एक अपशिष्ट आयतन रखता है। जैसे मान लो आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो तो कुछ समय लगेगा, तो वो तब तक कहाँ से चलेगा? जो फुफ्फुस में पहले से ही ऑक्सीजन है उसी से वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक पॉइंट देखो, श्वसन में हमारे जो श्वसन है, श्वसन का जो वर्णक है, श्वसन वर्णक वो कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन वर्णक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और यह कहाँ होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। फिर देखिए वहन, वहन किसके द्वारा होता है? रक्त है, हृदय और रक्त वाहिनियां। जैसे मान लो वहन का मतलब पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। जैसे मान लो ये आपका क्या है? घर। ये आपका है घर और घर में क्या लगी हुई है? मोटर। और इस मोटर से क्या जुड़े हुए हैं? पाइप। ऐसे मान लेते जो पाइप पानी को, तो ये मोटर जो है वो हमारे क्या है? हृदय। क्या है? मोटर क्या है? हृदय, जो ब्लड को क्या करती है? पंप करती है। और जो पाइप है वो पाइप क्या है? रक्त कोशिकाएं हैं। वो पाइप क्या है? रक्त कोशिकाएं हैं। और जो इस पाइप के अंदर बह रहा है पानी वो क्या है? हमारा रक्त है। तो वहन कुछ इस तरीके से हमारे बॉडी में होता है। हृदय क्या करता है? पंप। और उसको ले जाने वाली कौन है? रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम रक्त को समझते हैं। तो जो रक्त है वो हम दो तरीके से इसको समझ, देखो क्या होता है? तरल प्लाज्मा। तो तरल प्लाज्मा कितना परसेंट भाग होता है? 55% भाग। और इसमें 92% क्या होता है? जल। और 8% क्या होता है? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होता है। फिर देखो रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाएं में होती है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। बिंबाणु को हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। बिंबाणु को क्या बोला जाता है? प्लेटलेट। अब जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इनमें होता है हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से रक्त का जो रंग है वो क्या होता है? लाल होता है। फिर जो श्वेत कणिकाएं होते हैं उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा का कार्य करती है। किसका? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। फिर जो बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। मान लो कहीं आपके चोट लग गई और वहां से स्त्राव को रोकने के लिए वहां क्या करता है? थक्का जमाने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु करता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। तो रक्त का सबसे पहले कार्य क्या होता है? जो O2 और CO2 है उसका वातावरण और ऊतकों के मध्य क्या करता है? विनिमय का कार्य करता है। फिर देखो दूसरा ये क्या करता है? जो पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों का विभिन्न स्थान तक परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। फिर जो शरीर का पीएच है उसको नियंत्रित करता है। फिर प्रतिरक्षण के कार्यों को भी संपादित करता है। और अगर मान लो हार्मोन है उसको आवश्यकता अनुसार क्या करता है? वो परिवहन करता है। कौन? रक्त। फिर उत्सर्जी उत्पाद है उनको भी क्या करता है? ये शरीर से बाहर करता है रक्त। फिर हमारा जो अगला आता है वो क्या है? हृदय। तो देखो जो हृदय है उसको पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये रक्त का क्या करता है? पंप करता है। तो इसीलिए इसको पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। और जो हृदय का आकार होता है वो मुट्ठी के आकार जितना होता है। हमारे शरीर की, हमारे हाथ की जो मुट्ठी है उसके आकार जितना होता है। दूसरा ये कहां पर स्थित होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, लेकिन थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है। होता कहाँ? ये दोनों फेफड़ों के
बीच में, यहाँ बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा झुका किस तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका होता है। तो ये थोड़ा बाई तरफ झुका होता है हमारा हृदय। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, जो हमारा हृदय है वो 4 कक्षाओं में बंटा होता है, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। देखो 4 कक्ष में 2 क्या होते हैं, आलिंद। 4 कक्ष में आलिंद होते हैं 2। ये आलिंद कहाँ होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। और जो बाई तरफ होता है उसको क्या बोला जाता है, बाया आलिंद। देखो 4 कक्ष में 2 होते हैं आलिंद, जो कि होते हैं ऊपर की तरफ। अगर बाई तरफ है तो उसको बाया आलिंद, और दाई तरफ है उसको क्या बोलेंगे, दाया आलिंद बोलते हैं। और 2 में से क्या होते हैं, निलय। 4 में से 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं, जो कि होते हैं नीचे की तरफ। अगर बाई तरफ है उसको बोलेंगे बाया निलय, और अगर दाई तरफ है तो उसको बोलेंगे हम दाया निलय। तो 4 कक्ष ऐसे बंट गए। अब देखो इसका कार्य प्रणाली देखते हैं। हमारा ये जैसे हृदय कि कैसे कार्य करता है, क्या होता है। तो देखो हृदय में ये क्या है, हमारे 4 कक्ष है, दाया आलिंद और बाया आलिंद। तो दाएं आलिंद के जस्ट नीचे क्या होता है, दाया निलय, और बाएं आलिंद के ही नीचे क्या होता है, सॉरी, बाया आलिंद के ही नीचे क्या होता है, बाया निलय होता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारा बाया निलय, यहाँ से जो शुद्ध रुधिर है वो शरीर के विभिन्न भागों तक आता है। कहां से, बाएं निलय से शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों तक आता है। और इनको लाने वाला कौन है, धमनी। धमनी कौन लेके आएगी, शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर की तरफ लेके आ रही है। धमनी क्या कर रही है, हृदय से शरीर की तरफ रुधिर को लेके आ रही है, वो भी कैसा, शुद्ध रुधिर। तो हमें क्या पता चला, हृदय से रुधिर को शरीर की तरफ लाने वाली कौन होती है, धमनी, और वो भी कैसा लेके आ रही है, शुद्ध रुधिर। अब यहाँ पर हमारे शरीर में से जो अशुद्ध रुधिर है, उस अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करके वापिस हृदय की तरफ कौन लेके जाएगी, शिराएं। यहाँ पे शरीर है, यहाँ से सारे अशुद्ध रुधिर को एकत्रित किया, और शिराएं क्या करेगी, उसको वापस हृदय में लेके छोड़ देगी। कहां पर, दाएं आलिंद में। कहां ले जाके छोड़ देगी, दाएं आलिंद में ले जाके छोड़ देगी। अब यहाँ क्या होता है, हमारे वॉल होते हैं, त्रिकपट है ना, वॉल होते हैं। तो यहाँ अब ये आएगा तो ये पूरा भर जाएगा। यहाँ से रुधिर किस में आएगा, बाएं आलिंद। जैसे शरीर से देखो शिराएं रुधिर को लेके आएगी, बाएं आलिंद में छोड़ देगी। बाएं आलिंद में छोड़ेगा, बाएं आलिंद से रुधिर कहाँ आएगा, दाएं निलय में। अब यहां से हमें पता है कि हृदय से शरीर की तरफ कौन लेके जाती है, धमनी। कौन लेके जाती है, धमनी लेके जाती है। तो यहां से ये रुधिर हमारा कहाँ जाएगा, फुफ्फुस में। दाएं निलय से रुधिर कहाँ जाएगा, फुफ्फुस के अंदर। और इसको कौन लेके जाती है, रुधिर को हृदय से शरीर की तरफ कौन लेके जाती है, धमनी। तो यहाँ से धमनी, लेकिन वो धमनी कैसी होगी, फुफ्फुस धमनी। और कैसा रुधिर लेके जाएगी, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर, देखो यहाँ पर धमनी थी वो शुद्ध लेके जा रही थी, लेकिन यहाँ से जो रुधिर है वो कैसा जा रहा है, अशुद्ध रुधिर लेके जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो अशुद्ध रुधिर लेके जाती है। याद रखना, ये जो धमनी होती है वो तो कैसा लेके जाती है, शुद्ध रुधिर, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो अशुद्ध रुधिर लेके जाती है, हृदय से फुफ्फुस की तरफ लेके जाएगी। अब फुफ्फुस में यानी कि फेफड़े, फुफ्फुस में क्या होता है, आपके रुधिर का शुद्धिकरण। क्या होता है, शुद्धिकरण होता है रक्त का। रक्त का क्या होगा, शुद्धिकरण, यानी कि O2 इन और CO2 आउट, शुद्धिकरण होता है। अब यहाँ पर रक्त वापिस क्या होगा, शुद्ध होगा। अब यहाँ से जो है हमारी जो फुफ्फुसीय शिरा है वो कैसा रुधिर लेके जाएगी, शुद्ध रुधिर। देखो जब शिराएं है वो तो अशुद्ध रुधिर लेके जा रही है, लेकिन जो फुफ्फुसीय शिरा है वो शुद्ध रुधिर लेके जाएगी। याद रखना, जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो आपके अशुद्ध रुधिर लेके जाएगी, और धमनी जो होती है वो शुद्ध रुधिर। लेकिन फुफ्फुसीय शिराएं हैं वो शुद्ध रुधिर लेके जाएगी, कहां से, शरीर से हृदय की तरफ। देखो यहाँ पर वापिस जो धमनी है वो हृदय से रुधिर को लेके जा रही है शरीर की तरफ, लेकिन शिराएं क्या कर रही है, शरीर से हृदय की तरफ लेके जा रही है। और उसी में से देखो फुफ्फुसीय जो है धमनी वो अशुद्ध रुधिर लेके जाती है, फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रुधिर, और फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रुधिर लेके जाती है। अब पूरे प्रोसेस में जो रुधिर है वो 2 बार हृदय से होके निकला, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो रक्तदाब क्या होता है, यानी कि रक्त वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्तदाब। यानी कि आपके देखो रक्तदाब जो है वो 2 प्रकार से होता है, प्रंकुचन दाब और अनुशीतलन दाब। ये कहाँ लगता है, धमनी के अंदर, यानी कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के अंदर लगता है। देखो जब निलय संकुचित होता है, जो तब दाब लगता है ना, उसको बोलते हैं प्रंकुचन दाब। धमनी के अंदर जब निलय क्या हो जाए, संकुचित,
तब जो दाब लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकुंचन दाब। और अगर यही नीले अगर क्या हो जाए, अनुशीतलिन, तो उस दौरान जो दाब लगता है धमनी के अंदर वो क्या होता है, अनुशीतलन दाब। अब देखो जो सामान्य रक्तचाप की बात करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति में जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 mmHg होता है, ये याद रखना, सीधे पूछे जाने वाला। और इसको मापने वाले यंत्र का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को मापने वाला। और इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप मापी यंत्र। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक। अब देखो पादपों में परिवहन देखते हैं, तो किससे होता है पादपों में परिवहन, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम होता है वो क्या करता है, जल का परिवहन करता है, और यह इसकी जो गति होती है वो ऊपर की दिशा में होती है। तो पहली बात, जाइलम किसका परिवहन करेगा, जल का। इसकी गति क्या होती है, एक दिशिक, यानी कि ऊपर की तरफ ये गति करता है। फिर देखिए जो जाइलम होता है उसमें आपके एक वाष्पोत्सर्जन बल पाया जाता है, इसी बल के कारण ये सब प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जल और खनिज का परिवहन करता है जाइलम। फिर देखो यह किधर होती है, ऊपर की ओर होती है। और परिवहन के लिए इसमें कौन सा बल पाया जाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जैसा बल पाया जाता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जैसा बल, जिसके कारण ही यह जाइलम क्या कर सकता है, परिवहन कर सकता है। अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम किसका कार्य करता है, भोजन के परिवहन का कार्य कौन करता है, फ्लोएम। और इसकी जो गति होती है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ में होती है। तो इसके भोजन, पहला बात क्या हो गया, भोजन के परिवहन में, और इसकी जो गति होती है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों की तरफ होती है। फिर भोजन के परिवहन के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है फ्लोएम के अंदर। अब अगर हम अगला बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र। तो देखो मानव उत्सर्जन तंत्र जो क्या होता है, शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, देखो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के कारण शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन पदार्थों को शरीर से जो बाहर निकालने की क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। और ये जो पदार्थ है कौन कौन से होते हैं, देखो यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ये सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है, यानी कि एक तरीके से उत्सर्जन क्या हुआ, अपशिष्ट को बाहर करना ही क्या होता है आपका उत्सर्जन। अब जो मानव में उत्सर्जन तंत्र होता है उसके कुछ मुख्य भाग होते हैं। देखो जैसे एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी, किडनी कितनी होते हैं, एक जोड़ी। फिर क्या होते हैं, देखो जैसे किडनी की आपके सेम की आकार की जैसी ऐसी संरचना, ऐसे संरचना होती है किडनी की। तो एक जोड़ी क्या हो गई, वृक्क। और दो मूत्रवाहिनी, दो किडनी है तो मूत्रवाहिनी भी कितनी होगी, दो, एक इधर से और एक इधर से। फिर देखिए एक क्या होता है, मूत्राशय, और एक होता है मूत्र मार्ग। ये होती है संरचना किसकी, मानव में उत्सर्जन तंत्र की। फिर देखो सिंपल सा देखें तो देखो वृक्क, वृक्क के अंदर होते हैं वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। यहाँ पर रक्त को छानते हैं, रक्त को छानने के बाद वो जो मूत्र वाहिनी में क्या चला जाता है, मूत्र। फिर वो मूत्र वाहिनी किसमें लेके जाती है, मूत्राशय में। फिर वो मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है उसको। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो यहाँ पर वृक्क के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो देखो वृक्क जो होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। और ये कहाँ स्थित होता है, रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ स्थित होता है। और वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन मतलब वृक्काणु, 10 लाख वृक्काणु होते हैं। हमारी किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। फिर देखो वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई है वो कौन है, वृक्काणु है। यानी कि किडनी के अंदर ही ये क्या होते हैं, वृक्काणु होते हैं, और जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 10 लाख होती है। तो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है, किडनी की जो इकाई है वो कौन है, यह वृक्काणु है। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखो मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी क्या होती है, नलिकाएं होती है जो वृक्क से यानी कि किडनी से मूत्र को कहाँ लेके जाती है, किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक लेके जाती है। कौन, आपकी मूत्रवाहिनी। अब देखो मूत्राशय क्या होता है, इसमें मूत्र एकत्रित होता है। आया कहां से, आपके वृक्क से। मूत्राशय किसके, तो मूत्राशय में कहां से आया, मूत्र वाहिनियों के द्वारा। और मूत्राशय में वो क्या होता है, एकत्रित होता है। फिर देखो मूत्र मार्ग क्या है, ये भी एक नलकी की तरह होता है। और यहाँ पर मूत्र
को मूत्राशय से बाहर निकाला जाता है। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो ये हमारे सामने है नेफ्रॉन की यानी कि वृक्काणु की संरचना। किसकी है ये? आपके नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना है ये वृक्काणु की। अब देखो ऐसे हमारे किडनी में बहुत से होते हैं, कितने? 10 लाख, लेकिन यहाँ पर कितनी? एक वृक्काणु की आपको संरचना दे रखी है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर जो आपको प्याले नुमा ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसी को ये प्याले नुमा भाग को बोलते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। और इस बोमन संपुट के अंदर यानी कि प्याले नुमा भाग के अंदर क्या होता है? कोशिकाओं का गुच्छा होता है। कोशिका गुच्छ यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है। क्या होती है? कोशिका गुच्छ। ये जो है आपको दिखाई दे रही है कि कोशिका गुच्छ, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल्स, ठीक है ना? ये भी बोला जाता है। फिर देखो यहाँ से एक आपको ऐसे दिखाई देगी, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी वृक्क ध्वनि का सिरा। ये जो रेड कलर से बना रहा हूँ, ये क्या है? वृक्क ध्वनि का सिरा। और ये भी क्या है? वृक्क ध्वनि का सिरा है। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गई? अपनी वृक्क ध्वनि का सिरा, यहाँ से ब्लड अंदर आएगा। फिर यहाँ क्या लगता है? प्रेशर। अब देखो यहाँ पर जो बोमन संपुट के पास वाली नली है, ये देखो क्या बोमन संपुट के पास है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ नलिका, क्योंकि ये बोमन संपुट के क्या है? पास में। अब देखो ये बोमन संपुट से एक नलिका यहाँ पर, ये वाली नली देखिए, ये क्या दूर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? दूरस्थ नलिका। क्या बोलेंगे? दूरस्थ नलिका बोलेंगे। अब देखो आपको यहाँ पर यू आकार का एक शेप दिखाई दे रहा होगा, है ना? यू आकार का ऐसा शेप, इसको बोलते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं? हेनले लूप। अब देखो यहाँ पर वो तो एक बार क्या आएगा? नीचे यानी कि अवरोही, फिर क्या चलेगा? आरोही। तो इसमें दो होता है, अवरोही और आरोही ऐसे। अब देखो यहाँ पर फिर ये जो दूरस्थ नलिका कनेक्ट होती है आपके संग्राहक नलिका से। कहाँ से? यहाँ पर मूत्र आ जाता है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो बोमन संपुट है, यानी कि इस जगह पर आपका रक्त का छनाव होता है, रक्त को छानने की प्रक्रिया। तो पहले यहाँ क्या होगा? रक्त छनेगा। इस जगह पर क्या होगा? रक्त। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया? रक्त को छानने की प्रक्रिया। रक्त को छानने की प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? निस्यंदन। निस्यंदन भी, गुच्छीय निस्यंदन भी बोला जाता है। गुच्छीय निस्यंदन भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है? रक्त छनता है। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया? गुच्छीय निस्यंदन या निस्यंदन। यहाँ पर क्या होता है? रक्त छनता है। अब देखो रक्त जो आपका जल है वो इस नली के अंदर ऐसे आएगा, इस नली में आपका जल ऐसे आएगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जल आने के जल में, क्योंकि रक्त में देखो हमारे बहुत सी आवश्यक चीजें होती है, जैसे प्रोटीन वगैरह और आयरन भी होता है। तो रक्त जब छनता है तो कुछ चीजें जल के साथ यहाँ पर आ जाती है। तो वापस यहाँ पर क्या होता है? जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इस जगह पर क्या होता है? जल का पुनः अवशोषण, काम की चीजें वापस अंदर ले ली जाती है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या हो गया? पुनः अवशोषण। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पर रक्त छना। रक्त छनने की पहली प्रक्रिया क्या होगी? निस्यंदन, गुच्छीय निस्यंदन। फिर जो जल है वो यहाँ आता है। अब उस जल के साथ कुछ आवश्यक तत्व जैसे आयरन वगैरह आ गए, तो वापिस यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? जल का पुनः अवशोषण, और काम की चीजें वापिस से अंदर शरीर के अंदर, रक्त के अंदर ले ली जाती है। कैसे? देखो वो ऐसे होती है कि इसके ऊपर भी है ना, ये वृक्क शिरा की ध्वनि वो ऐसे आती है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको दे रखा होगा, ऐसे कुछ आती है। तो ये जो वापिस जा रही है वृक्क ध्वनि, ये वापिस इसको अपने अंदर ले लेती है। तो फिर वापिस यहाँ पर क्या हो जाता है? इस जगह पर जल का पुनः अवशोषण, और बाकी जो भी है वो हेनले लूप में आता है। फिर कहाँ जाता है? ऊपर। और फिर सारा मूत्र जो है, अपशिष्ट है, वो यहाँ इस संग्राहक नलिका में इकट्ठा होता है, फिर बाहर कर दिया जाता है। हमारे देखो पूरे दिन में 180 लीटर मूत्र का निर्माण होता है, लेकिन सिर्फ बाहर कितना निकाला जाता है? 1.5 लीटर ही बाहर होता है। 180 लीटर का मतलब है पूरे दिन में बनता है, फिर अलग होता है, फिर अवशोषण होता है, जल का बनता है, फिर अवशोषण होता है, बनता है, फिर ऐसे करके पूरे दिन में 180 लीटर बनता है, और बाहर कितना किया जाता है? 1.5 लीटर। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।